आप सबको नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म सीखने पड़ेंगे, कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, इनको समझना पड़ेगा। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, और अगर देखें इसमें आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हायर शब्द से आया है, यानी कि इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। यानी कि जो भी कैरेक्टर मेरे में आया है वो कैरेक्टर हमारे पिता में होगा, या फिर जो भी कैरेक्टर आप में आया है वो कैरेक्टर आपके पिताजी से आप में आया है, और आपका कैरेक्टर आपके प्रोजनी यानी कि ऑफ स्प्रिंग में जाएगा। तो बेसिकली इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसके बाद अगर वेरिएशन के बारे में समझे तो वेरिएशन का मतलब होता है, आप देखें आप अपने पिता से या फिर हम अपने पिता से अलग हैं, बिल्कुल वेरिएंट हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम लोग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इस रिप्रोडक्शन में बेसिकली जब मियोसिस होता है तो मियोसिस 1 में अगर देखेंगे आप तो फेज 1 के उसमें एक पेकाइटिन स्टेज में बेसिकली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और वही कारण बनता है वेरिएशन का। हेरिडिटी का मतलब समझे तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। और अगर वेरिएशन का मतलब समझे तो डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। अब आता है तीसरा टर्मिनोलॉजी जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स बेसिकली होता है, ये एक ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वेरिएशंस और इनहेरिटेंस के बारे में, तो उसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। वहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो बेसिकली बैटसन को कहा जाता है। वही अगर देखें तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। मॉर्गन यानी कि टी.एच. मॉर्गन अगर हम शॉर्ट में बोले, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट शब्द इन्होंने ही दिया था, लिंकेज शब्द इन्होंने ही दिया था, जो लिंकेज की खोज भी इन्होंने ही करी थी। ड्रोसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट था ये टी.एच. मॉर्गन जी ने ही किया था। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में। अब कैरेक्टर क्या होता है? हेरिटेबल फीचर्स को कैरेक्टर कहा जाता है। जैसे कि अगर सिंपल हिंदी मतलब समझे, इसका मतलब होता है जैसे कि आई कलर एक कैरेक्टर है, स्किन का कलर एक कैरेक्टर है, सीड का शेप एक कैरेक्टर है, सीड का कलर एक कैरेक्टर है, स्किन का कलर एक कैरेक्टर है। और अगर देखिए ट्रेट का अगर हिंदी मतलब होता है विशेषता। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र और ट्रेट का मतलब होता है विशेषता। यानी कि अगर हम देखें तो वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर को ट्रेट कहा जाता है। यानी कि अगर स्टेम का हाइट अगर एक कैरेक्टर है तो वो टॉल है कि ड्वार्फ है, ये एक ट्रेट है। और अगर स्किन का कलर एक कैरेक्टर है तो ट्रेट उसका वो स्किन का कलर व्हाइट है या ब्लैक है, ये इसका ट्रेट हो गया। आई होप आपको कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए जैसे कि आपको पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए। यही डीएनए हिस्टोन के अराउंड कॉइल हो जाता है और एक क्रोमेटिन का धागा बना लेता है, और यही क्रोमेटिन का धागा पूरी तरह से कंडेंस्ड हो जाता है, पूरी तरह से गाढ़ा हो जाता है, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। बेसिकली जो क्रोमोसोम होते हैं, इसी क्रोमोसोम में जीन होता है। जीन बेसिकली क्या होता है? जीन में पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें एमआरएनए बनता है, फिर उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है जिससे प्रोटीन बनता है। बेसिकली मतलब समझे तो इसी क्रोमोसोम में एक जीन होता है जिससे प्रोटीन बनाया जाता है, जिसको जीन कहा जाता है। अब एक और चीज आपको समझना पड़ेगा सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में। सेल साइकिल सेल डिवीजन 11th में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक उसमें G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर M फेज आता है। तो S फेज में बेसिकली क्या होता है? डीएनए डबल हो जाता है। यानी कि अगर डीएनए 2C है तो वो S फेज में जाकर के वो 4C डीएनए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो G1 फेज में जो क्रोमोसोम की संख्या यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही है, और उसके ऊपर में यानी कि उसके अंदर 2C डीएनए है। लेकिन जैसे ही वो S फेज में जाएगा तो वो डीएनए डबल हो जाएगा, यानी कि 4C डीएनए हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन काउंट ये एक ही क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आती है। लेकिन यही अगर देखेंगे तो 2C डीएनए से 4C डीएनए बन गया, यानी कि इसमें 2 कॉपी बन गया है। मतलब जो दोनों जो डीएनए है आपस में कॉपी है, क्योंकि इसी डीएनए से वो अगला डीएनए बना है। इसी दोनों को 2 सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अलील के बारे में। अलील जो बेसिकली होता है वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन ही होता है। बेसिकली अगर आप इस चीज को समझे, जैसे कि आपको पता है कि जाइगोट जो बनता है वो मेल स्पर्म से बनेगा और फीमेल एग से बनेगा। ये दोनों जब फर्टिलाइज किए होंगे तब जाकर के जाइगोट बना होगा। अब मेल यानी कि कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होगा। अब 23 क्रोमोसोम पेरेंट्स यानी कि पिता से आया होगा, और 23 क्रोमोसोम जो आया होगा वो माता से आया होगा, और ये दोनों फर्टिलाइज किए होंगे तब जाकर के जाइगोट बना होगा, फिर एम्ब्रियो बना होगा, फिर वो डेवलपमेंट होकर के फिटस बना होगा। अगर आप देखें, अगर पिता से जो क्रोमोसोम आया है और माता से जो एक क्रोमोसोम आया है, टोटल 46 क्रोमोसोम इस बच्चे में आया है। अगर हम क्रोमोसोम नंबर 1 की अगर बात करें, यानी कि एक माता से क्रोमोसोम नंबर 1 आया होगा और एक पिता से भी क्रोमोसोम नंबर 1, इन दोनों का अगर आप देखोगे
तो जो माता से जो क्रोमोजोम आया है उसमें जो जहाँ आई कलर है, पिता वाला भी वही लोकेशन होगा आई कलर का। अगर पिता का स्किन कलर उसी जगह पे है तो स्किन कलर माता वाला भी वही होगा। यानी कि अगर आप देखें तो हेयर कलर इन दोनों का जो लोकेशन होगा बिल्कुल सेम होगा। हाइट का जो होगा जीन, उन दोनों का भी लोकेशन सेम होगा। इसी को तो बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। लोगो मतलब लोकेशन से याद रखिए, मतलब दोनों का जो लोकेशन है बिल्कुल सेम है। यानी कि ये बात अलग है कि आई कलर तो होगा ही होगा, ये बात अलग है कि ये आई कलर ब्लू वाला होगा कि ब्लैक वाला होगा, वो स्किन कलर ब्लैक वाला होगा कि व्हाइट वाला होगा, हेयर कलर ब्लैक वाला होगा कि ब्राउन कलर वाला होगा, हाइट लंबा होगा कि छोटा होगा। कैरेक्टर बिल्कुल सेम लोकेशन पे ही होगा, उसके अंदर जो ट्रेट है वो डिफरेंट हो सकता है। इसी को तो बोलते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। बेसिकली ये क्या है, जीन के ही अल्टरनेटिव्स फॉर्म्स हैं। अलील बेसिकली क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बेसिकली यही अलील्स होते हैं। अब हम बात करते हैं होमोजाइगस क्रोमोजोम और हेटेरोजाइगस क्रोमोजोम के बारे में। होमोजाइगस क्रोमोजोम का मतलब होता है कंडीशंस इन विच पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स कैरीज सिमिलर टाइप ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड होमोजाइगस क्रोमोजोम। एग्जांपल में जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि ये दोनों एक जैसे दिखेंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों एक जैसे, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस क्रोमोजोम। अगर वही हम हेटेरोजाइगस क्रोमोजोम के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कंडीशंस इन विच पेयर क्रोमोजोम्स कैरीज डिसिमिलर अलील्स ऑफ जीन इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। यानी कि इसमें अगर आप देखोगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है, एक हेटेरोजाइगस है। अगर हम बात करें, एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर्स और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर्स का मतलब होता है जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये एक डोमिनेंट है। अब बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर और वही जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। यानी कि अगर आप देखोगे स्टेम का हाइट हो गया, ये क्या है, फिनोटाइप हो गया, ये बाहर से दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस है इसमें। और वही देखोगे सीड का कलर, सीड का शेप। और अगर वही जीनोटाइप के बारे में समझे तो इसमें जो जीन कैसा होगा इसका, यानी कि अगर आप देखें कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये डोमिनेंट है, यानी कि इसमें जो फिजिकल अपीयरेंस आएगा, वो जो स्टेम आएगा उसका हाइट लंबा होगा। कैपिटल टी इसमें भी लंबा आएगा। लेकिन आप उसका अगर जीनोटाइप देखोगे तो एक तो कैपिटल टी है, वो भी लंबा आ रहा है, और कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये भी लंबा आ रहा है, और लंबा ही नहीं, बिल्कुल कैपिटल टी जैसा लंबा आता है। लेकिन इसका जीनोटाइप तो अलग हो गया ना। एक जीनोटाइप जो कैपिटल टी बता रहा है, वही अगर जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी बता रहा है, तो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है यानी कि फिनोटाइप, ये बिल्कुल लंबा ही होगा, दोनों एक जैसा लगेगा दिखने में, लेकिन इसका जीनोटाइप तो बिल्कुल ही चेंज है। तो यही डिफरेंस होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। अब हम बात करते हैं पुन्नेट स्क्वायर के बारे में। जो पुन्नेट जी एक जेनेटिस्ट थे, बेसिकली वो ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी के साथ अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो बेसिकली इसमें फॉर्क लाइन इसको बोला जाता है, जो जनरली हम लोग क्रॉस करवाते हैं। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ऐसे हम क्रॉस नहीं करवाएंगे, बाकायदा इसमें हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसमें हम टॉप रोज में मेल गैमेट यानी कि कैपिटल टी को रखेंगे और लेफ्ट कॉलम में हम लोग इसको फीमेल गैमेट विच इज स्मॉल टी को रखेंगे और फिर क्रॉस करवाएंगे। फिर हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे कि आखिर इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, कितना जीनोटाइप होगा, कैपिटल टी कितने आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आएंगे, या फिर स्मॉल टी कितना आएगा। तो बेसिकली इसी को पुन्नेट स्क्वायर कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसको टिल्ट बना कर दिया, बिल्कुल पुन्नेट स्क्वायर जैसा है, लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसको एंगल पे बना दिया है। तो आप एनसीईआरटी का जो भी अगर आप डायग्राम देखोगे इस ब्रीडिंग में इसको क्रॉस कराते हुए तो थोड़ा सा टिल्ट यानी कि राइट साइड में झुका हुआ आप देखोगे। अब हम बात करते हैं मेंडल के बारे में, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को ही कहा जाता है। बेसिकली देखें तो मेंडल जी का जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया के कंट्री में हुआ था, एक छोटे से गांव में हुआ था। 1822 ईस्वी में बेसिकली इनका जन्म हुआ था। ये 4-5 भाई बहन थे, काफ़ी गरीब थे। इनके घर में बेसिकली मधुमक्खी का पालन होता था, तो बचपन से इनको आइडिया था कि क्रॉस कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ इनको पहले से आइडिया था। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, फिर उन्होंने एक चर्च को ज्वाइन किया एज ए पादरी। इनको बेनिफिट ये मिला कि इनके चर्च के पीछे की साइड में बहुत सारा ज़मीन था जो इनको हेल्प किया एक्सपेरिमेंट करने में। बेसिकली मेंडल जी ने पी, जिसको जो मटर बोलते हैं, जो हम लोग जिसको पाइसम सेटाबेम बोलते हैं, उसमें इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। बेसिकली 1856 ईस्वी में अपने काम को इन्होंने स्टार्ट किया था और 1863 यानी कि 7 सालों तक इन्होंने काम किया। बेसिकली इस चीज़ को याद रखिएगा, 1856 से लेकर के 1863 ये मेंडल के काम करने का टाइम है। जब इनकी मृत्यु हो गई 1884 ईस्वी में,
उसके 16 साल के बाद फिर जाकर के 3 साइंटिस्ट थे। एक थे जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम कार्ल कॉरेंस था, फिर एक ह्यूगो डेवरिस है जो हॉलैंड के रहने वाले थे, और एक इन्हीं के कंट्री के थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे जिनका नाम से मार्क था। इन्होंने अलग अलग इनका जनरल पढ़ा, अलग अलग जगह पे इंडिविजुअल, और उन्होंने पढ़ के देखा तो उनको समझ में आया कि मेंडल वाज अ जीनियस। मेंडल जब तक जिंदा रहे और मरने के 16 साल के बाद इनके चीज़ों को, इनके वर्क को सराहना मिली। इनके बहुत सारे कारण थे। कारण ये था कि छोटे से कंट्री के थे, उस टाइम पे कम्युनिकेशन का तरीका ज़्यादा बेटर नहीं था, और इन्होंने जो यूज किया था वो मैथमेटिकल टर्म को ज़्यादा यूज किया था। उस टाइम पे बायोलॉजिस्ट के पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन बाद में जाकर के यही मैथमेटिकल टर्म इनके लिए फ़ायदा भी हुआ और लोगों ने इनको पहचाना भी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला यही मैथमेटिकल टर्म अगर देखें तो। मेंडल ने कुछ टेक्निक को यूज किया था, जैसे इमास्कुलेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और बैगिंग। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि बैगिंग, इमास्कुलेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है। बेसिकली इन्होंने मटर को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जो मटर का जो फ्लावर होता है ना, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है इसमें जो स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, और जो कार्पिल यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। इन्होंने एक को फीमेल चूज किया और एक को मेल चूज किया। मेल से पोलन ग्रेन को निकालेंगे और फीमेल में स्टिग्मा को देखेंगे। तो फीमेल वाले में इन्होंने क्या किया कि इसके स्टेमन को कट कर दिया। इसको इमास्कुलेशन बोलते हैं। इस इमास्कुलेशन का बेसिकली मतलब रिमूव द स्टेमन टू प्रिवेंट द सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन ना हो इसलिए इसके स्टेमन को काट करके हटा दिया, जिसको इमास्कुलेशन कहा जाता है। अब जिसका इमास्कुलेशन करेंगे यानी कि स्टेमन हटाएंगे, उसको फीमेल की तरह यूज करेंगे और पोलन ग्रेन को यूज तो कर ही रहे हैं। अब क्या करेंगे कि फिर इसमें बैगिंग कर देंगे। बैगिंग इसलिए किया जाता है कि अनवांटेड इसमें पॉलिनेशन ना हो जाए, कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन इस पे आकर के डस्ट ना हो जाए। फिर देखेंगे कि ये कब रिसेप्टिव हो गया है ये स्टिग्मा। फिर जब पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाएगा, पहले इसका बैगिंग किया, फिर उस बैगिंग को हटा देंगे जिसको डी बैगिंग बोलेंगे, फिर उस पोलन को डस्ट कर देंगे, फिर उसका री बैगिंग कर देंगे, और फिर देखेंगे कि कब वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, फिर वो फर्टिलाइज होगा जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा। फिर ये ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगा, और ये जाइगोट वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। फिर फ्रूट आएंगे, उस फ्रूट का जो निकलेगा उसको F1 जनरेशन बोलते हैं। फिर उस फ्रूट को उससे सीड निकाल के फिर उसको सॉ करेंगे, फिर उसमें वो प्लांट आएगा, फिर उसका सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग का मतलब होता है सेम जनरेशन के प्लांट को क्रॉस करवाना, सेल्फिंग कहलाता है। फिर सेल्फिंग कहलाएंगे, फिर उसको उसमें जो फ्रूट आएगा उसको F2 बोलेंगे। यानी कि मेंडल जी ने F3 जनरेशन तक काम किया था, यानी कि मेंडल जी ने बहुत सारा काम किया था। मेंडल ने 7 कैरेक्टर को यूज किया था। 7 कैरेक्टर के अब 14 ट्रेट होंगे और 14 प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज होंगे। यानी कि अगर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं ना, तो 7 कैरेक्टर में 14 इसमें ट्रेट होगा। बेसिकली इन्होंने 7 कैरेक्टर को यूज किया था, जिसमें 7 कैरेक्टर में स्टेम का हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर की पोजीशनिंग, फ्लावर का कलर, फ्रूट का शेप। अगर आप इसको आप चार्ट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो स्टेम का हाइट जो होता है उसका डोमिनेट ट्रेट जो होगा वो टॉल होगा और रिसेसिव ट्रेट डॉर्फ होगा। इसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। सीड कलर की अगर बात करें तो येलो जो होगा वो डोमिनेंट होगा और ग्रीन होगा वो रिसेसिव होगा। तो येलो है इसलिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से इसको डिनोट करेंगे, यानी कि स्मॉल वाई जो होगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा। सीड शेप की अगर बात करें तो राउंड होगा डोमिनेंट, रिंकल्ड होगा रिसेसिव। अगर कैपिटल आर जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा और स्मॉल आर होगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा। वही अगर फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा और रिसेसिव ट्रेट जो होगा वो व्हाइट कलर का होगा। अब चूंकि डोमिनेंट वायलेट वाला होगा इसलिए इसको कैपिटल वी जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा और जो स्मॉल वी होगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट जो होगा वो एक्सियल होगा और रिसेसिव ट्रेट टर्मिनल होगा। और एक्सियल होगा तो इसको कैपिटल ए और स्मॉल ए से इसको डिनोट करेंगे, यानी कि कैपिटल ए डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा और स्मॉल ए रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। अगर फ्रूट कलर की बात करें तो इसमें जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो ग्रीन कलर का होगा और रिसेसिव ट्रेट होगा वो येलो कलर का होगा। चूंकि ग्रीन कलर का इसका डोमिनेंट ट्रेट है तो कैपिटल जी जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा और स्मॉल जी रिसेसिव ट्रेट होगा। और वही अगर फ्रूट शेप की बात करें तो इसमें जो फ्रूट आएगा वो इन्फ्लेटेड होगा तो कैपिटल आई से डिनोट करेंगे डोमिनेंट ट्रेट को और रिसेसिव ट्रेट को डिनोट करेंगे कंस्ट्रिक्टेड यानी कि स्मॉल आई से। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बेसिकली इसमें हम लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी समझेंगे, वो आगे हम लोग समझेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। तो बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? बेसिकली क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग वन कॉन्ट्रास्टिंग जीन इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली जितने भी कैरेक्टर हैं, सीड का कलर हो, चाहे फ्लावर का कलर हो, फ्लावर का पोजीशन हो, फ्रूट का कलर हो, फ्रूट का पोजीशन हो, इन सारों को एक जैसा ही लेंगे, बस एक कैरेक्टर को कॉन्ट्रास्ट लेंगे, एक कैरेक्टर को हम डिफरेंट लेंगे, वो होगा
पी का जो स्टेम का जो साइज होता है वो एक लंबा ले लेंगे और एक डॉर्फ यानी कि बौना ले लेंगे और इस पे लगाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली इस क्रॉस में अगर आप देखोगे तो कैपिटल टी को हम लोग मेल मान लेंगे और स्मॉल टी को हम लोग फीमेल मान लेंगे और इसको क्रॉस करवाएंगे। क्योंकि ये पेरेंट हो गया इसी से क्रॉस होगा। जब इसको क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल टी डोमिनेंट होगा यानी कि पूरा लंबा पेड़ होगा उसका, और स्मॉल टी डॉर्फ होगा यानी कि छोटा होगा। इसे लेक्चर 1 में मैंने बता दिया था कि कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट होगा, वो लंबा वाला पेड़ होगा, और जो स्मॉल टी होगा वो छोटा वाला ट्रेट होगा। बेसिकली जब इसको क्रॉस कराया जाएगा तो आप देखोगे कि इस क्रॉस में हर संभव कैपिटल टी और स्मॉल टी ही आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब होता है डोमिनेंट, यानी कि जितने भी प्लांट आएंगे वो सारे के सारे लंबे आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है, इसको मेंडल ने दिया था, बेसिकली उन्होंने फैक्टर शब्द को यूज किया था। जहाँ जहाँ जीन होता है ना वहाँ पे उन्होंने फैक्टर शब्द का यूज किया था। इन्होंने कहा था फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, यानी कि दो में पाए जाएंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कि हमको अभी दिखाई दे रहा है। और जब भी पाए जाएंगे और अगर यदि ये डिसिमिलर होंगे, इफ These are dissimilar, तो वन इज डोमिनेंट टू अदर, तो कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी पे डोमिनेंट हो रहा है, यही तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप आएगा यानी कि जो पेड़ जो होगा वो सारे के सारे लंबे होंगे और एक भी छोटा नहीं होगा। ऑल आर टॉल, नन ऑफ आर डॉर्फ, और इतने लंबे आएंगे कि पेरेंट्स जितने लंबे थे उतने ही। ऐसा नहीं कि 6 फीट का अगर पेरेंट का अगर पेड़ था तो उसका जो क्रॉस कराने के बाद जो आएगा वो F1 जनरेशन में वो छोटा होगा यानी कि 1 फीट कम होगा। नहीं, बिल्कुल 6 फीट का होगा तो 6 फीट का ही आएगा। जब सेल्फिंग कराया जाएगा यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि दो लंबे पेड़ों का जब क्रॉस करवाया जाएगा तो इसमें जो पेरेंट टू यानी कि जो जनरेशन F2 जनरेशन जो देखने को मिलेगा उसमें आपको एक पेड़ कैपिटल टी मिलेगा जो कि डोमिनेंट होगा यानी कि वो पेड़ लंबा होगा। इसमें दो जो होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है इसलिए वो भी पेड़ लंबा ही होगा। और स्मॉल टी एक आएंगे यानी कि वो पेड़ बौना हो जाएगा, यानी कि जो रेशियो आएगा ये 3:4 या फिर 1:4 भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जब भी स्मॉल टी यानी कि रेसेसिव होमोजाइगस ट्रेट होगा तो हमेशा ये अपने अस्तित्व को बना के रखेगा। ये अगर बौना था तो ये बौना ही पेड़ रहेगा। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप आता है वो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का आता है और जो जीनोटिपिक रेशियो आता है वो 1:2:1 आता है। मेंडल ने एक और चीज किया था, बेसिकली उन्होंने जो F2 के भी जितने भी प्लांट्स थे यानी कि जो होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट्स थे यानी कि स्मॉल टी जब भी वो क्रॉस करवाते थे स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ तो हर हमेशा स्मॉल टी ही आता था। यानी कि उनको ये समझ में आया कि अगर रेसेसिव वाले होमोजाइगस का अगर क्रॉस करवाया जाएगा तो हर हमेशा जो आएगा वो स्मॉल टी आएगा। यानी कि मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F2 प्लांट्स एंड फाउंड दैट डॉर्फ F2 प्लांट्स कंटिन्यू टू जनरेट डॉर्फ प्लांट्स इन F3 and 4 जनरेशन। हर बार जनरेशन में उनको स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव वाला आता था। लेकिन मेंडल जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर फिनोटाइप अगर डोमिनेंट है यानी कि वो पेड़ लंबा है 6 फीट का है पेरेंट की तरह है तो उसका जीनोटाइप जो होगा वो होमोजाइगस है यानी कि कैपिटल टी है या फिर हेट्रोजाइगस है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये तो डोमिनेंट होंगे ना, और डोमिनेंट ऐसे होंगे कि दिखने में सेम टू सेम कैपिटल टी जैसा लगता है। लेकिन आप बाहर से कैसे पता लगा पाओगे कि इसमें जो जीनोटाइप है यानी कि जो ये हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, यानी कि कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसके लिए उन्होंने एक टेस्ट क्रॉस को लगाया था, टेस्ट क्रॉस को डिवाइस किया था। तो अब हम समझते हैं टेस्ट क्रॉस डिवाइस के बारे में। बेसिकली टेस्ट क्रॉस डिवाइस का मतलब होता है इफ फिनोटाइप इज डोमिनेंट तो जीनोटाइप इसका होमोजाइगस होगा यानी कि कैपिटल टी होगा या फिर हेट्रोजाइगस यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसके लिए बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने फ्लावर कलर पे इन्होंने इसका एग्जांपल लिया हुआ है, एनसीईआरटी ने फ्लावर कलर पे लिया हुआ है। तो बेसिकली फ्लावर कलर का अगर आप देखोगे तो वायलेट कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और व्हाइट कलर जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो बेसिकली इसमें कैपिटल डब्ल्यू को डोमिनेंट मान लिया गया है और स्मॉल डब्ल्यू को रिसेसिव मान लिया गया है। और हर बार डब्ल्यू यानी कि कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रेसेसिव के साथ। अब कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि होमोजाइगस रेसेसिव के साथ ही यहाँ पे क्यों क्रॉस करवाया जा रहा है। अगर डोमिनेंट होमोजाइगस के साथ अगर करवाएंगे ना तो हमेशा डोमिनेंट आएगा। ये पता लगाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये जो फिनोटाइप है इसका जो डोमिनेंट वाले का है ये जीनोटाइप इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है। इसलिए हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव के साथ ही क्रॉस कराया जाता है। यहाँ पे देखने को मिला जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, यानी कि जब भी होमोजाइगस कंडीशन आएगा तो इस
में आप देख पाओगे कि 4:1 का फिनोटिपिक रेशियो आता है और जीनोटिपिक रेशियो भी जो होगा वो 4:0 का आएगा। यानी कि जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे वॉयलेट कलर के आएंगे, एक भी व्हाइट कलर का नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कैपिटल W स्मॉल w का फिर से करवाओगे क्रॉस स्मॉल w यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो आता है। यानी कि इसमें आपको दो प्लांट जो मिलेंगे वो वॉयलेट कलर के मिलेंगे, यानी कि जो फ्लावर का जो कलर होगा, और जो दूसरा आएगा वो व्हाइट कलर का होगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर जब भी आपको पता लगाना हो कि इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर आया है वो कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें टेस्ट क्रॉस लगाया जाता है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर 4:0 फिनोटिपिक रेशियो या फिर 4:0 जीनोटिपिक रेशियो अगर आ रहा है होमोजाइगस यानी कि कैपिटल टी है, और अगर 1:1 का रेशियो आ रहा है तो इसमें ये स्पष्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि वो हेट्रोजाइगस वाला जीनोटाइप है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। आई होप आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब इस लॉ ऑफ डोमिनेंस का ना कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? जैसे कि लॉ ऑफ को डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म। जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करता है? फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन आपको यहां देखने को मिलेगा कि जो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए होता है, बी होता है, ओ होता है, यानी कि एक जीन के 3 एलील हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली यहां पे 2 ही एलील होता है। तो मल्टीपल एलेलिज्म जो होता है वो अपवाद होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लेकिन आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करोगे तो ये हमेशा यूनिवर्सल होता है, हर जगह ये फॉलो होगा। यानी कि जब भी मैं अलग अलग टॉपिक में लेके जाऊंगा आपको, तो वहां आपको प्रूफ करवाऊंगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का तो अपवाद है, 3 अपवाद है, मल्टीपल एलेलिज्म, लॉ ऑफ को डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट। लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि हर बार इन तीनों केस में भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। यानी कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी कि पोस्ट मेंडेलियन की बात करें, इन्होंने मेंडल जी ने ये काम नहीं किया था, टेस्ट क्रॉस तो मेंडल ने किया था, लेकिन ये मेंडल जी के बाद की कहानी है। यानी कि लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करें, बेसिकली इसका जो एग्जाम्पल है तो फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम भी उसको बोला जाता है फ्लावर। बेसिकली इसका जो फ्लावर का कलर होता है वो एक रेड कलर का भी होता है और व्हाइट कलर का भी होता है। जब रेड कलर का आप लोगे तो डोमिनेंट में कैपिटल आर को फिर आप क्रॉस करवाओगे स्मॉल आर। पेरेंट में हमेशा प्योर लिया जाता है, यानी कैपिटल आर हमेशा, यानी कि डोमिनेंट वाले को हमेशा मेल माना जाएगा, और स्मॉल आर जो व्हाइट कलर का होगा उसको फीमेल माना जाएगा। और जब इसको क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में आप देखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर ही आएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि मेंडल के अनुसार जो अगला जनरेशन आएगा वो सारे के सारे रेड कलर के आएंगे, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये ना रेड कलर का आता है ना ही व्हाइट कलर का आता है, यहाँ पे ये पिंक कलर का आता है। यानी कि ये अच्छे से, यानी कि कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाया है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम बात करें फिर इसका, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर को फिर जब सेल्फिंग होगी, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आप इसमें देखोगे कि 1:2:1 का रेशियो आता है, फिनोटिपिक रेशियो भी और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 का आएगा। यानी कि कैपिटल आर ये जब रहेगा तो रेड कलर का होगा, लेकिन जब भी हेट्रोजाइगस आएगा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर करें, यानी कि जब हम लोगों ने देखा था स्टेम की हाइट के बारे में, तो वहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट, यानी कि पेड़ जो लंबा आया था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर में मेंडल के अकॉर्डिंग रेड आना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ पे ये पिंक कलर का है। यानी कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगा वो कलर पिंक हो जाएगा, नहीं रेड होगा और नहीं व्हाइट होगा। लेकिन अगर आप देखोगे एक इसमें आता है स्मॉल आर, यानी कि मैंने बोला था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा फॉलो होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है। जब भी स्मॉल आर आया, ये अपना अस्तित्व बना करके रखा, और जो फ्लावर का जो कलर आया, स्नैपड्रैगन फ्लावर का जो कलर आया वो व्हाइट कलर के आया। कहने का मतलब है इसका फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा। यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर जो स्मॉल आर एक आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 आएंगे, कैपिटल आर एक ही आएगा। यानी कि ये रेशियो होता है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि F1 जनरेशन में अगर आप देखोगे तो रिसेंबल नन ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि एक भी जो पेरेंट्स होगा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर अपने रेड कलर का, यानी कि अपने पेरेंट के जैसा नहीं होगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यहाँ पे फॉलो हो ही रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ को डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस का एग्जांपल होता है, 2 एग्जांपल है बेसिकली। एक एग्जांपल जैसे कि हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप आता है वो ए ग्रुप भी होता है, बी भी होता है, ओ भी होता है और ए बी भी होता है। अब यहाँ ध्यान समझने वाली बात है कि जब भी एंटीजन ए, यानी कि जो आरबीसी का जो सरफेस है उस पर अगर ए एंटीजन आएगा
तो उसका जब एंटीजन O के साथ क्रॉस कराएगा जाएगा तो यहाँ पे A ब्लड ग्रुप ही आएगा। A का A के साथ क्रॉस कराएंगे तो A आएगा, A ब्लड ग्रुप ही आएगा। B का O के साथ कराएंगे तो B आएगा, B का B के साथ क्रॉस कराएंगे तो B ही आएगा। फिर O का O के साथ अगर क्रॉस करवाएंगे तो O ही आएगा। यहाँ पे सिर्फ I लिखा हुआ है, एंटीजन O नहीं लिखा हुआ है, यानी कि नहीं है उसमें कोई RBC पे सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए उसको 0 मान लिया जाता है। लेकिन A B हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे O यूज कर लिया जाता है, बेसिकली इसको 0 माना गया था। लेकिन अगर आप A और B का क्रॉस करवाओगे तो ना A डोमिनेंट होगा ना ही B डोमिनेंट होगा, ये दोनों ही ब्लड ग्रुप आ जाते हैं, यानी कि A और B दोनों टाइप के आ जाते हैं। यानी कि A भी ब्लड ग्रुप होता है, B भी ब्लड ग्रुप होता है, O भी होता है और A भी ब्लड ग्रुप भी होता है, क्योंकि A और B का जब भी क्रॉस कराएगा तो इसमें कोई एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होगा, ये दोनों का अस्तित्व बना हुआ रहेगा। तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो 4 टाइप का यहाँ पे फिनोटाइप हो जाता है, लेकिन जीनोटाइप यहाँ पे 6 टाइप का हो जाता है। और A और B का जब आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ पे जो आएगा 1:2:1 का रेशियो आएगा, यानी कि एक जो आएगा ब्लड ग्रुप वो A आएगा, 2 आएगा वो A B आएगा और एक जो आएगा वो B आएगा, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ भी फॉलो हो रहा है। वहीं पे अगर आप ब्लड ग्रुप देखोगे तो यहाँ पे एक इंसान में A ब्लड ग्रुप आएगा, 2 इंसान में AB ब्लड ग्रुप आएगा और एक इंसान में मात्र B ब्लड ग्रुप आएगा। तो ये है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। तीसरा जो एक्सेप्शन आता है वो आता है मल्टीपल एलिलिज्म। जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल T स्मॉल t यानी कि 2 टाइप के अलील मिलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ABO 3 टाइप के अलील मिलते हैं, यानी कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये मल्टीपल एलिलिज्म है, यानी कि किसी व्यक्ति में। और हमेशा जब ये स्टडी किया जाता है ये पॉपुलेशन में स्टडी किया जाता है, 1 या 2 व्यक्ति में आप पॉपुलेशन नहीं कर सकते। हो सकता है मेरा O ब्लड ग्रुप हो, आपका B हो तो O भी आया ना। अगर आप पॉपुलेशन 3 आदमी का अगर आप स्टडी करोगे तो एक में A आएगा, B आएगा, O आ गया। तो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकेंड इज लॉ ऑफ co-dominance and third is multiple allelism. These are the exception of law of dominance, but you will see the whole chapter law of segregation always follow। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हो रहा है वो हमेशा फॉलो हो रहा है, तो इस बात को याद रखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा फॉलो होता है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस कहीं जगह पे अपवाद हो जाते हैं। अब हमको जो अगला टॉपिक समझना है वो प्लियोट्रॉपी के बारे में समझना है। बेसिकली प्लियोट्रॉपी आगे दिया हुआ है NCERT में, लेकिन हम थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है इसलिए मैं आपको यही बता देता हूँ। प्लियोट्रॉपी का बेसिकली मतलब होता है कि 1 जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अब एक पॉलीजेनिक भी आता है, वो दूसरा चीज होता है, वो मैं जब पॉलीजेनिक बताऊंगा फिर वो बताऊंगा आपको। लेकिन प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है 1 जीन इज कंट्रोल 2 कैरेक्टर, यानी कि एक जीन से 2 कैरेक्टर डिसाइड होता है। मान लीजिए इसका एग्जांपल बेसिकली थ्योरी दिया हुआ है, आप इसको आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि जैसे कि जो गार्डियन P होता है उसका अगर जीन कैपिटल B और स्मॉल b होगा, यानी कि जो जीन होते हैं अलील होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि B का जो अगर जीन है वो कैपिटल B होगा और स्मॉल b होगा। इसमें अगर आप देखोगे सीड शेप की बात अगर हम देखेंगे तो सीड शेप में अगर कैपिटल B आएगा तो उस सीड का शेप जो होगा वो राउंड आएगा, लेकिन कैपिटल B स्मॉल b आएगा फिर भी सीड का जो शेप होगा वो राउंड ही आएगा। लेकिन स्मॉल बी आएगा तो वो जो सीड का शेप होगा वो रिंकल्ड आ जाता है। लेकिन चूंकि मैंने बताया एक जीन से 2 कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है, एक और कैरेक्टर लिया जाएगा। पहला तो सीड शेप की बात होगी, दूसरा होता है स्टार्च ग्रेन्यूल्स का जो साइज होता है वो भी एक जीन ही उसको डिसाइड करता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कैपिटल बी आएगा तो जो ग्रेनुअल का जो साइज होगा वो लार्ज होगा, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो ग्रेनुअल का जो साइज होगा यानी कि स्टार्च ग्रेनुअल का जो साइज होगा वो फिर भी लार्ज ही आएगा, लेकिन स्मॉल बी आएगा तो जो ग्रेनुअल का साइज होगा वो स्मॉल आ जाएगा, यानी कि कैपिटल बी में लार्ज, कैपिटल बी स्मॉल बी में लार्ज और स्मॉल बी में स्मॉल आएगा। यानी कि अगर हम पेरेंट में देखेंगे तो ट्रू लाइन ऑलवेज लिया जाता है, कैपिटल बी का क्रॉस करवाया जाएगा स्मॉल बी के साथ। तो यहाँ पे अगर आप सीड शेप की बात करोगे तो कैपिटल बी में राउंड आ जाएगा और स्मॉल बी में ये रिंकल्ड आ जाएगा। और अगर स्टार्च ग्रेनुअल साइज में अगर हम देखेंगे तो कैपिटल बी में लार्ज आएगा और स्मॉल बी में जो आएगा वो कैरेक्टर वो स्मॉल आएगा। लेकिन अगर आप 1 जनरेशन यानी कि जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, यानी कि कैपिटल बी का स्मॉल बी के साथ, तब क्रॉस करने के बाद आपको हर हमेशा कैपिटल बी स्मॉल बी ही दिखेगा। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हर केस में कैपिटल बी स्मॉल बी ही आ रहा है। तो सीड के शेप में यहाँ पे आप देखोगे कि ये राउंड शेप का आता है, लेकिन अगर हम जब बात करें स्टार्च ग्रेनुअल साइज की, जब कैपिटल बी स्मॉल बी आता है तो यहाँ पे इसका साइज जो होता है वो इंटरमीडिएट आता है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर आप बात करोगे तो जब भी कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगा तो ये डोमिनेंट होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट हो जाता है। यानी कि अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो सीड शेप में इसको ये बना के रख रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को बरकरार रख रहा है, लेकिन जब भी स्टार्च ग्रेनुअल साइज की बात आई यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी की, होना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण इसका साइज
लार्ज, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट, ना ये लार्ज रहा ना ये स्मॉल रहा, ये इंटरमीडिएट आ गया। लेकिन जब भी हम इसका क्रॉस करवाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी का, फिर यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी यानी कि सेल्फिंग करवाएंगे, तो इसमें आप देखोगे कि इसका जो रेशियो आता है वो 1:2:1 आता है, यानी कि कैपिटल बी 1 आएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 आएंगे और स्मॉल बी 1 आएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ रहा है, यानी कि सीड शेप की अगर बात करेंगे तो कैपिटल बी अगर रहेगा तो सीड का शेप राउंड होगा, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो सीड का शेप राउंड ही रहेगा। स्मॉल बी आएगा तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ भी फॉलो हो रहा है, इसलिए वो जो सीड का शेप आएगा वो रिंकल्ड ही आएगा। लेकिन हम स्टार्च ग्रेनुअल साइज की बात करेंगे तो कैपिटल बी आने पे तो होगा ही होगा उसका लार्ज साइज, लेकिन जैसे ही कैपिटल बी स्मॉल बी आया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट आ गया। यानी कि अगर आप गौर से समझेंगे तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर्स ऑफ अ जीन और प्रोडक्ट दैट इज it has information for it depends gene production of particular phenotype। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस किसी की जागीर नहीं है, ये जीनोटाइप पर, ये जीन, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस जीन को आप ले रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो सीड शेप की बारी आई तो लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है, लेकिन स्टार्च ग्रेनुअल साइज की बात आई तो यहाँ पे जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आया तो ये इंटरमीडिएट हो गया, ना बीज का रह गया, ना ये सीड का जो ग्रेनुअल का जो साइज था, स्टार्च ग्रेनुअल साइज था वो ना लार्ज रहा ना स्मॉल रहा, ये इंटरमीडिएट आ गया। यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी में यहाँ इंटरमीडिएट रहा। लेकिन आप सीड शेप में देखोगे कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा है तो वहाँ पे तो राउंड शेप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं बन रहा है। तो ये होता है प्लियोट्रॉपी। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के बारे में बेसिकली हम लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी मैंने बता दिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें हम लोग 2 प्लांट को क्रॉस करवाते हैं जिसमें 7 कैरेक्टर हैं, जैसे कि स्टेम का हाइट हो गया, सीड का शेप हो गया, सीड का कलर हो गया, चाहे आपका फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, फ्रूट का कलर, फ्रूट का शेप, सबको एकदम बराबर रखेंगे। बस 2 हम लोग कॉन्ट्रास्ट ले लेंगे, 2 अलग ले लेंगे, वो होगा सीड का कलर और सीड का शेप। जैसे कि आपको पता है सीड का कलर जो होता है वो येलो वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए कैपिटल वाई होगा डोमिनेंट और स्मॉल वाई हो जाएगा रिसेसिव। वही अगर सीड शेप की बात करें तो राउंड वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है और रिंकल वाला जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे कैपिटल आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डोमिनेंट और स्मॉल आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिसेसिव। अब इन दोनों को क्रॉस कराया जाएगा, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई ये हमेशा डोमिनेंट लेंगे, प्योर डोमिनेंट ही लिया जाता है मेल में, और फीमेल में रिसेसिव लिया जाता है। तो स्मॉल वाई लिया जाएगा। अब इसमें से जो गैमेट निकलेगा वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई निकलेगा, और फीमेल वाले से स्मॉल वाई और स्मॉल आर निकलेगा। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा, यानी कि जो F1 जनरेशन का जो आएंगे, इनमें सारे जो प्लांट आएंगे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही आएंगे। अब इनमें जो गैमेट बनेगा, बेसिकली गैमेट यहाँ 4 बनेंगे। अब 4 गैमेट कैसे बनता है, बेसिकली आपका एक फॉर्मूला होता है 2 पावर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोगैमी, यानी कि अगर आपको यहाँ पे 2 हेट्रोगैमी मिलेगा देखने को, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी हेट्रो है और कैपिटल आर और स्मॉल आर ये भी अलग है, डिफरेंट है, हेट्रोगैमी है। n का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पावर n इक्वल्स टू 4। अब पूरी तरह से कोशिश करके देख लोगे ना 4 टाइप का ही गैमेट बनेगा, और वो गैमेट होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 टाइप के ही गैमेट बनेंगे। अब अगर 4 टाइप का गैमेट बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब क्रॉस कराया जाएगा, जिसमें हम लोग टॉप रो में मेल गैमेट को लेंगे और लेफ्ट कॉलम में फीमेल को लेंगे पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में। जब इसका आप क्रॉस करवाओगे तो 16 इसमें गैमेट बनने वाले हैं। आप इसको लगा करके देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली इसमें अगर देखा जाता है ना, तो इसमें जो आपको जो येलो वाला जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा प्योर डोमिनेंट, हमेशा प्योर डोमिनेंट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे जो कॉर्नर में आपको प्योर रिसेसिव दिखाई पड़ेगा, और यहाँ जो 4 जो पूरा अंडरलाइन किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ये हमेशा आपको प्योर हेट्रोगैमी दिखाई देगा। हर केस में आपको यही दिखाई देने वाला है। अब इसका अगर आप इसको करोगे घर पे, बेसिकली आप इसको जरूर करिएगा, इसको एक बार क्रॉस जरूर करिएगा, काफ़ी आसान होता है, आराम से हो जाएगा अगर आप गौर से कीजिएगा तो। कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है इसमें, जब आप इसको कर रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके बना के रखिएगा आप। इसमें अगर आप देखोगे तो 12 येलो कलर आएंगे, अगर कलर की बात करें तो, सीड कलर की बात करें तो 12 येलो कलर आएगा, और इसमें 4 जो आएंगे वो ग्रीन कलर के आएंगे, यानी कि 3:1 का रेशियो आएगा। सीड शेप में भी यही आने वाला है, यानी कि 12 राउंड आएंगे और 4 रिंकल्ड आएंगे, यानी कि 3:1 का ही रेशियो आएगा। लेकिन चूंकि डाई हाइब्रिड है तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि इसका जो फिनोटाइप होगा वो 9:3:3:1 होगा। आप अगर गौर से देखें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी
जो 3:1 ही आया था फिनोटाइप, लेकिन वो मोनोहाइब्रिड था। अब यहाँ डाईहाइब्रिड है, डाईहाइब्रिड पे क्रॉस स्क्वायर लग जाएगा एक, इसका जो फिनोटाइप है। इसमें अगर 9 देखिएगा तो राउंड और येलो सीड आएंगे, 3 इसमें येलो और रिंकल्ड सीड आएंगे, और 3 आएंगे इसमें ग्रीन और राउंड, और 1 आएंगे इसमें रिंकल्ड और ग्रीन कलर का सीड आएगा इसमें। अगर जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप आता है इसका 1:2:1 स्क्वायर। अब अगर गौर से देखिए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी यही आया था 1:2:1, लेकिन चूंकि डाईहाइब्रिड है तो यहाँ भी उसका स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 1:2:1 का स्क्वायर लगेगा। तो बेसिकली इसका आता है 1:2:1:2:2:1:1, बेसिकली यही आएगा। आप इसको देखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि कितने 1 आएंगे, कितने 2 आएंगे, कितने 1, कितने 2, कितने 4, कितने 2, कितने 1, कितने 2, कितने 1, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा प्रॉपर इसी तरीके से। अब इसी डाईहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल जी को एक और बात समझ में आई, वो चीज थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक क्रोमोसोम है और उसके बगल में होगा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। जब कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स से अलग होगा, यानी कि जब एनाफेज आएगा मियोसिस में, तो वहां पे जब अलग होंगे, सेपरेट होंगे, उसी तरह से कैपिटल वाई स्मॉल वाई से सेपरेट होगा। जब कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स आपस में जब सेपरेट हो रहे हैं ना, तो इनका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से कोई लेना देना नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अपने अपने इंडिपेंडेंट है, अपने अपने तरीके से ये सेपरेट होंगे, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। बेसिकली यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेसिकली अगर आप देखोगे इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। बेसिकली यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। बेसिकली ये जो लॉ दिया गया था ये इसी डाईहाइब्रिड क्रॉस से समझ में आया था। आप अगर इसको और अच्छे से समझना चाहेंगे तो एनसीईआरटी में ये फिगर भी बना हुआ है। अगर हम पॉसिबिलिटी 1 की अगर बात करें तो मियोसिस 1 होगा, इसमें एनाफेज आएगा, तो इसमें आपको यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का और ग्रीन कलर का आपको दिखेगा एक क्रोमोसोम, फिर येलो और रेड कलर का क्रोमोसोम दिखेगा। ये दोनों जब एनाफेज में अलग अलग होंगे तो मियोसिस 2 जब आएगा तो वहां पे जो एनाफेज होगा ना, तो वहां पे ना ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये भी अलग हो जाते हैं। आप सेल साइकिल जरूर पढ़िएगा, वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। तो यहाँ पे 4 टाइप का जर्म सेल बन जाता है, यानी कि ये। और वही अगर पॉसिबिलिटी 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस यही किया गया है कि जो छोटा वाला क्रोमोसोम है ये ग्रीन की जगह पे रेड आ गया है और रेड की जगह पे ग्रीन आ गया है। और यहाँ से जब ये आपस में एनाफेज 2 में जब ये सेपरेट होंगे तो ये पूरा चारों अलग अलग होगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 को अगर ऊपर वाला मान ले और क्रोमोसोम नंबर 2 को नीचे वाला मान ले, तो क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 का जब ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो 1 का ना 2 से लेना देना है, ना 2 का 1 से लेना देना है। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक इसका एक्सेप्शन है, वो है लिंकेज। लिंकेज को हम लोग आगे समझने वाले हैं। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक का मतलब होता है 1 कैरेक्टर कंट्रोल बाय मोर देन 1 जीन, यानी कि अगर आप बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे 3 जीन होते हैं रिस्पॉन्सिबल किसी चीज के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली एग्जांपल में हमारा जो स्किन होता है, ह्यूमन का जो स्किन होता है वो होता है, इसमें 3 जीन मिल करके एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो स्किन कलर है वो एक कैरेक्टर है और इसमें 3 जीन मिल करके इसको डिफाइन करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। मान लेते हैं कि वो जीन ए है, बी है और सी है। अब हर जीन का 2 एलील होता है, तो ए का होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, बी का होगा कैपिटल बी स्मॉल बी और सी का होगा कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब इसमें देखोगे तो ये कैपिटल ए के फॉर्म में भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए के फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्मॉल के भी ए के फॉर्म में हो सकता है। अगर बी जीन की बात करें तो ये कैपिटल बी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्मॉल बी के फॉर्म में हो सकता है। वहीं पे अगर सी जीन की अगर बात करें तो यहाँ पे कैपिटल सी के फॉर्म में हो सकता है, कैपिटल सी स्मॉल सी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्मॉल सी के फॉर्म में हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स के बारे में, तो यहाँ आपको मैक्सिमम आपको दिखाई देगा 6 जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहाँ पे 2 4 6 आपको डोमिनेंट, यानी कि सारा कैपिटल मिल रहा है, यानी कि 6 के 6 डोमिनेंट है। तो इस केस में जो स्किन का जो कलर आता है ना, वो नेग्रो टाइप कहा जाता है। जो वेस्ट इंडीज वगैरह के जो प्लेयर होते हैं, आपने क्रिकेट में देखा होगा, उस टाइप का स्किन कलर आ जाता है। अगर हम बात करें 5 की, अगर हम डोमिनेंसी देखें तो वो केस हो सकता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। यहाँ पे एक जो होगा डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव हो जाएगा। तो इस केस में जो ह्यूमन का जो स्किन का कलर आएगा वो वेरी डार्क आएगा। अगर हम 4 में देखें, 4 डोमिनेंसी वाले में, तो 4 डोमिनेंसी का केस बनता है कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, यानी कि 4 ही यहाँ पे आपको डोमिनेंट दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो यहाँ जो आपको दिखेगा वो काफी डार्क दिखाई देगा, जो स्किन का कलर होगा वो काफी डार्क होगा। अगर हम बात करें वहीं पे 3 अगर
डोमिनेंट की बात करें तो 3 डोमिनेंट में कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी और फिर स्मॉल बी स्मॉल सी या था। इस केस में जो वो आएगा स्किन कलर मुलेटोज आएगा। ये जो मुलेटोज जो बेसिकली इंटरमीडिएट टाइप का कलर जो होता है, ना ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा काला। अगर 2 की डोमिनेंसी अगर हम दिखाना चाहें तो उस टाइप का में बनेगा आपका कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यानी कि यहाँ पे 2 ही डोमिनेंट दिखेगा। तो इस केस में जो स्किन का कलर आएगा वो फेयर आएगा। तो अगर आप देखोगे अगर एक का हम बात करें, एक ही डोमिनेंट रहेगा, वो रहेगा कैपिटल ए, बाकी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सारे के सारे। इस केस में जो कलर आता है वो काफी वेरी फेयर आता है, स्किन का कलर काफी फेयर आएगा, यानी कि वेरी फेयर होगा। और आप बात करें कि एक भी, यानी कि सब के सब स्मॉल ही होंगे, सब के सब डोमिनेंट एक भी होंगे ही नहीं, यानी कि सब रिसेसिव होंगे, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इस केस में जो स्किन का कलर आता है वो एल्बिनो होता है, सूरजमुखी टाइप का बच्चा देखते होंगे, काफी उजला टाइप का, तो स्किन कलर वो होता है। बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। अब जो स्किन का कलर जो वो इन्वायरमेंटल फर्क भी पड़ता है, अगर ज्यादा धूप होता है तो स्किन का कलर डार्क भी होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग को समझना है कि जो मेंडल जो थे ना, इनके काम को अगर देखोगे आप तो 1865 में इनने अपने काम को पब्लिश किया था। तो 16 साल तक इनकी मृत्यु बेसिकली 1866 में हो गई थी। 1900 ईस्वी तक इनके काम को सराहना नहीं मिली थी। उसके बाद फिर साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इसको काम को पब्लिश किया, फिर उन्होंने बताया कि मेंडल वाज ए जीनियस, इनके ये काम है, तब जा करके लोगों ने इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। तो वहीं पे 1902 की बात है कि 2 साइंटिस्ट हुए, सटन एंड बोवेरी, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। वो कहते थे, बार बार मेंडल बोलते थे ये फैक्टर होता है, पेयर में होता है, एक दूसरे पे डोमिनेंट होता है, जब गैमेट बनता है तो ये हेप्लॉइड होता है, अब हेप्लॉइड ही आगे जाकर के नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। तो इन्होंने गौर किया कि क्रोमोसोम भी तो पेयर में होता है, जैसे फैक्टर बता रहे थे मेंडल जी, क्रोमोसोम भी होता है पेयर में, ये भी एक दूसरे पे दादागिरी करता है, यानी कि डोमिनेंस और रिसेसिव वाला केस बता रहे हैं। और अगर हैप्लॉइड बनता है, यानी कि गैमेट जब ट्रांसफर होता है, जब गैमेट बनता है मियोसिस में, तो ये आपस में सेपरेट होते हैं। उसके बाद ये भी जब नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है तो हैप्लॉइड नंबर ही पास होता है। तो बेसिकली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज लगी इनके फैक्टर मेंडल जी जो बता रहे थे और इनको क्रोमोसोमल का जो मूवमेंट के बारे में बता रहे थे। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब कि मेंडल के लॉ को क्रोमोसोम के मूवमेंट से बताना क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। तो जीवन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, फिर ये जब एस फेज आता है तो वहाँ पे ये रेप्लिकेट कर जाता है, यानी कि डीएनए डबल हो जाता है। तो उस केस में जो क्रोमोसोम का नंबर सेम ही होता है, लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि आपको G2 में दिख रहा होगा। फिर जब मियोसिस 1 में एनाफेज होता है तो एनाफेज में ये क्या होते हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। वही मियोसिस 2 में जब एनाफेज होता है तो एनाफेज में जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सेंट्रोमियर भी अलग हो जाता है, यानी कि ये 4 क्रोमोसोम बन जाएंगे। और आप सबको पता है कि जब भी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है, यानी कि मियोसिस होता है तो यहाँ पे एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं। जैसे कि आपको बाकायदा यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एक क्रोमोसोम से ये 4 सेल बन गया, इसी को तो बोलते हैं मियोसिस और मियोसिस 1 में। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। बाद में जाकर के एक टीएस मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन जी आए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रूव किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग फ्रूट फ्लाइज यानी कि ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला को जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है कि जैसे ही इसका खोज हुआ, यानी कि ड्रोसोफिला के बारे में पता लगा, जैकपॉट लगे, काफी रिसर्च हुए, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि आपको एनसीईआरटी में कुछ टर्म दिए हुए हैं कि आखिर ये क्यों सुटेबल है ये जेनेटिक स्टडी के लिए। तो इसके लिए देखेंगे तो ये काफी दे कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, इजिली किसी भी मीडियम में ग्रो हो जाता है। इसका जो शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, लाइफ साइकिल काफी 12 से 14 दिन का होता है। ये ब्रीड कर सकता है थ्रू आउट द लाइफ, हर साल, ये मतलब पूरे साल, जैसे ह्यूमंस में अगर देखोगे आप थ्रू वाइट ब्रीड करता है, तो ये भी थ्रू आउट में यानी पूरे साल भर तक ये ब्रीड कर सकता है। अब एक बार में काफी हंड्रेड्स ऑफ प्रोजनी को ये पैदा कर सकता है आफ्टर मेटिंग। वहीं देखेंगे तो इसमें ना इजी डिटर्मिनेशन होता है मेल और फीमेल का, यानी कि मेल में यहाँ पे देखोगे तो आप एक्स और वाई दिखाई पड़ेगा इसका सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करें, और फीमेल में इसका एक्स एक्स दिखाई पड़ेगा। तो काफी इजी रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, इसलिए ड्रोसोफिला को चूज किया गया था जेनेटिक स्टडी के लिए। तो हम लोग समझते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। बेसिकली लिंकेज होता क्या है? फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन 2 जीन्स इन अ सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। बेसिकली क्या होता है कि एक क्रोमोसोम पे 2 जीन है, बहुत सारे जीन होंगे, यानी कि सेम क्रोमोसोम पे 2 जीन के बीच में
जो फिजिकल एसोसिएशन है, उनका रिलेशनशिप है, उसी को बोला जाता है लिंकेज। बेसिकली होता क्या है, जो जीन का लिंकेज यानी कि जो जितने पास होंगे वो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा लिंक होगा आपस में, और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा कम बनाएगा। यानी कि जब वो अगले जनरेशन में जाएगा तो उसका चांसेस काफ़ी कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा उसमें रिकॉम्बिनेशन होने का, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होने का। यानी कि डिस्टेंस ऑफ जीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉसिंग ओवर, डिस्टेंस ऑफ जीन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ जीन। दूसरा टर्म आता है इसमें रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जो लिंकेज है या फिर रिकॉम्बिनेशन है, इन सारे शब्द, इन सारे वर्ड, इन सारे टर्म को जिन्होंने दिया था उनका नाम था टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज शब्द दिए, रिकॉम्बिनेशन शब्द दिए। बेसिकली रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। बेसिकली जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई ऑफस्प्रिंग बनेगा किसी पेरेंट का, तो उसमें वो पेरेंट से थोड़ा सा अलग होगा, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक क्रोमोजोम है जिसमें ए जीन है, डी जीन है, बी जीन है और सी जीन है। इसमें अगर आप देखेंगे आप, तो ए डी की दूरी काफी कम है, यानी कि ए और डी का लिंकेज काफी स्ट्रांग होगा। किसके कंपेयर में? ए और बी के कंपेयर में। और वही ए और बी का जो लिंकेज होगा वो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू ए एंड सी, यानी कि ए एंड डी जो जीन होंगे वो रिकॉम्बिनेशन का भाग नहीं होंगे। यानी कि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन काफी कम बनेगा। एक्चुअली मॉर्गन जी ने इस लिंकेज के बारे में जो बताया था वो ड्रोसोफिला पे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। अब ड्रोसोफिला में आपको पता है कि जो मेल होता है वो XY होता है और फीमेल जो होता है वो XX होती है। बेसिकली इसमें ना इनका 3 कैरेक्टर लिया गया था और X क्रोमोजोम पे इन्होंने रिसर्च किया था। अब वो जो 3 कैरेक्टर थे वो ड्रोसोफिला का कलर था, यानी कि स्किन का कलर, और दूसरा जो था वो आई का कलर था, और तीसरा इसका विंग के साइज के लिए कैरेक्टर लिया गया। ये तीनों कैरेक्टर सेम क्रोमोजोम पे होते हैं, और जो स्किन का कलर, आई कलर है, ये थोड़े से पास होते हैं, लेकिन वही अगर जो विंग का जो साइज होता है वो थोड़ी सी दूरी पे होती है। अब इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाया था। अब जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे इन्होंने 3 कैरेक्टर को लिया था, जो आई का कलर था और जो स्किन का कलर था और जो विंग का साइज था। अगर हम स्किन कलर की बात करें तो जो ब्राउन कलर का होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो येलो कलर का होता है वो रिसेसिव होता है। अगर मेंडल होते तो इसको ये कैपिटल बी स्मॉल बी से दर्शाते, लेकिन इन्होंने, मॉर्गन जी ने कुछ अलग किया। इन्होंने जो वाई वाला है, यानी कि जो येलो होता है उसको वाई बोल दिया, और डोमिनेंट को बोल दिया वाई प्लस, यानी कि वाई जो होगा वो रिसेसिव होगा और वाई प्लस डोमिनेंट हो जाएगा। वही सेम चीज इन्होंने आई कलर के साथ किया। आई कलर जो होता है ड्रोसोफिला में, रेड वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और रिसेसिव जो होता है वो व्हाइट होता है। एक्चुअली डब्लू को इन्होंने रिसेसिव मान लिया और डब्लू प्लस को इन्होंने डोमिनेट ले लिया। वही अगर विंग साइज की बात करेंगे तो जो नॉर्मल जो होता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, और जो थोड़ा सा छोटा यानी कि मिनिएचर होता है उसको रिसेसिव माना जाता है। यानी कि जो एम हो गया वो रिसेसिव हो गया और एम प्लस हो गया वो डोमिनेंट हो गया। एक्चुअली मेंडल परफॉर्म 2 क्रॉस इन अ ड्रोसोफिला। उसमें आप जैसे कि देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी का एक पिक्चर दिया हुआ है, काफी लोगों को समझ में नहीं आता इस पिक्चर के बारे में। अब जैसे कि क्रॉस ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाई और डब्लू, इन दोनों का जो दूरी है वो काफी कम है। और वही अगर जब ये नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि F1 जनरेशन में जाएगा तो वहां पे जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो काफी कम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये काफी सटे हुए जीन है। दोनों के जीन के डिस्टेंस में काफी कमी होने की वजह से जो रिकॉम्बिनेशन बनेगा वो करीब 1.3% बनता है। और जो पेरेंटल टाइप यानी कि जैसा पेरेंट्स है उसका जो बच्चा होगा वो पेरेंट्स के टाइप ही बनेगा। ये करीब पेरेंटल टाइप्स जो होगा वो 98.7% होगा। अतः यह सिद्ध होता है कि अगर लिंकेज मजबूत होगा तो पेरेंटल टाइप ही बनेगा। अगर वही आप क्रॉस बी में देख रहे होंगे तो डब्ल्यू और एम जहां आप देख पा रहे होंगे येलो कलर में, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, लिंकेज यानी कि कम होगा। और लिंकेज कम होने की वजह से लिंकेज दूरी जो है इसमें काफी दूरी है, इस वजह से ये रिकॉम्बिनेशन देखिए कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्रॉस ए में जहां हमने देखा रिकॉम्बिनेशन टाइप 1.3 बनता है और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट 37.2% बन गया, और जो पेरेंटल टाइप है वो करीब 62.8% बन गया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बेसिकली जो जितने आपस में जीन टच में रहेंगे, जितने आपस में दोनों के बीच में लिंकेज होगी, उतने ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कम बनती है, जैसे कि आप इस फिगर से समझ पा रहे होंगे। अब एक इन्हीं के शिष्य थे, इन्हीं के स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, बेसिकली होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि बायो में अगर किसी बच्चे को 100 में 50 नंबर आता है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 50 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50% टोटल। ठीक इसी प्रकार यही करेंगे, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो टोटल जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो 20 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो टोटल 25% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है। अब इन्होंने बोल दिया जो जितना परसेंटेज आएगा, जितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी, हम मान लेंगे कि दोनों जीन
जीन के बीच की दूरी इतना ही है। और अपने गुरु के सम्मान में उन्होंने इसका जो मात्रक दिया वो दिया। अब यहाँ पे 20% आया, 25% आया, तो इसको बोल देंगे 25% सेंटीमॉर्गन। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है इंसान में 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें 44 जो होता है वो ऑटोसोम होता है, और जो 2 होते हैं वो ऑलोसोम यानी कि सेक्स डिसाइड करने वाले होते हैं। जैसे कि आपको ये बात पता है कि XX जो होता है वो फीमेल में होता है और XY जो होता है वो मेल में होता है। अब एक साइंटिस्ट हुए हैंकिन, 1891 की बात है, वो इंसेक्ट पे स्पर्म पे कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब हो रहा था यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म में कुछ एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, आधे में मिल रहा है लेकिन आधे में वो स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने उस टाइम पे उसको एक्स बॉडी बोल दिया। बेसिकली एक्स, जैसे कि मैथ्स में भी आप देखते होंगे कि अगर किसी चीज को मानना होता है तो उसको एक्स मान लेते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने एक्स मान लिया इस बॉडी को। बाद में जाकर के उन्हीं के सम्मान में इस एक्स को एक्स क्रोमोसोम कहा गया। आपको जैसे कि पता है कि जब भी गैमेट बनता है तो वो हैप्लॉइड में होता है, और आपको पता है कि एक्स वाई में एक्स आधा ही जाता है, आधे में एक्स होता है आधे में वाई होता है। तो ये चीज हैंकिंग जी ने बताई थी। अब हम समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में बेसिकली मेल हेट्रोगैमी के बारे में, यानी कि जो मेल होगा वो हेट्रोगैमी होगा और फीमेल जो होगा वो सेम होगा। यानी कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेल जो होगा यहाँ पे आपको एक्स वाई दिख रहा है, यानी कि मेल हेट्रोगैमी है, और फीमेल यहाँ पे एक्स एक्स हो जाती है। तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने, एक तो हम लोग हो गए ह्यूमन और दूसरा हो जाता है इसमें ड्रोसोफिला, जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कर दी थी। अगर आप करोगे बात इसी में, एक होता है इसमें एक्स वाई मेल में होता है, एक्स 0 यानी कि एक ही क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। ये आपको ग्रास ऑपर में देखने को मिलता है। वही अगर आप फीमेल हेट्रोगैमी की बात करोगे तो इसमें एक ZW होता है, ये चूंकि हेट्रोगैमी हो गया, और ZZ जो होता है वो मेल में होता है। इसका एग्जांपल बर्ड्स होता है, बहुत सारे बर्ड्स में ZW जो होता है वो फीमेल के लिए होता है क्रोमोसोम, और ZZ जो होता है वो मेल के लिए होता है। वहीं पे ZW फीमेल के लिए होता है और Z0 जो होता है वो मेल के लिए होता है, यानी कि एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। आपको बहुत सारे बटरफ्लाई में आपको ये चीज मिलने वाली है। और तीसरा होता है हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी बेसिकली हनी बी में होता है। जैसे कि आपको पता है कि 32 क्रोमोसोम होते हैं बी में, 2n = 32, यानी कि इसमें 16 पेयर होंगे, 32 क्रोमोसोम होगा। अब इसमें मियोसिस होगा, जब इसमें मियोसिस होगा तो n = 16 हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रोन होते हैं, जो मेल बी होते हैं, उनमें n = 16 होता है, यानी कि उनका जो क्रोमोसोम होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, और उसमें माइटोसिस होता है और n = 16 बन जाता है। अब क्या होता है कि ये जो N16 बना है मियोसिस से, यानी कि फीमेल वाला, और जो N = 16 बना है मेल वाला पार्थिनोजेनेसिस से, ये दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे और 2n = 32 हो जाएंगे। ये सारे के सारे फीमेल बनेंगे, और हर 4-5 साल में ये क्वीन चेंज होते रहते हैं। बाकी सब जो वो हनी भी होते हैं, यानी कि इसी को दोनों टाइप से हो रहा है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉइडी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है कि किसी भी जीन में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, कुछ चेंजिंग हो जाए, तो उसको म्यूटेशन बोला जाता है। यानी कि म्यूटेशन यानी कि डीएनए में अगर कोई चेंजिंग होगी तो जीनोटाइप में चेंज होगा, और जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, यानी कि वो वेरिएंट हो जाएगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशन म्यूटेशन के साथ, रिकॉम्बिनेशन के साथ तो होता ही है, साथ ही साथ म्यूटेशन के साथ भी होता है। अब ये जो म्यूटेशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है और एक जीन म्यूटेशन होता है। ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है वो फिर यहाँ पे 2 टाइप के हो जाते हैं। अब अगर क्रोमोसोम में अगर प्रॉब्लम हुआ, क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उसको क्रोमोसोमल एब्रेजन बोलते हैं। कैंसर में बेसिकली यही देखा जाता है, यानी कि जो क्रोमोसोम का जो साइज होता है कुछ ऐड हो जाता है, कुछ डिलीट हो जाता है, यानी कि कुछ जीन उसमें से ऐड और डिलीट हो जाते हैं। कैंसर में बेसिकली देखा जाता है। और वही अगर आप बात करोगे दूसरे टाइप का होता है जीनोमैटिक, यानी कि इसके नंबर में चेंज आएगा। बात समझिएगा, अगर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो उसको बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे क्रोमोसोमल एब्रेजन, लेकिन अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं जीनोमैटिक। आपको मैट्रिक यानी कि मैथ से थोड़ा सा रिलेटेड नंबर से रिलेटेड दिख रहा है तो इसको जीनोमैटिक याद रख लेंगे। और जीनोमैटिक फिर 2 टाइप का हो जाएगा, एक हो जाएगा यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि पूरा क्रोमोसोम का सेट ही चेंज हो गया, यानी कि 16 क्रोमोसोम थे तो 32 हो गया, 64 हो गया, 32 था तो 16 हो गया, यानी पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो जाता है। तो ये इसका एग्जांपल फ्लूप्लॉइडी होता है। प्लांट्स में ज्यादातर कॉमन होते हैं बेसिकली ये। अगर वही देखें तो एक होता है एन्यूप्लॉइडी, इसमें अगर थोड़े बहुत अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग आ गई तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। 3 बेसिकली हम लोगों को इसमें सिंड्रोम पढ़ना है, लाइक जो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिन फिल्टर सिंड्रोम। तो अब हम इस क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं।
उससे पहले आप एक जीन म्यूटेशन भी मैंने बताया था। एक्चुअली इसमें एक होता है, अगर न्यूक्लियोटाइड में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया होता है। इसके बारे में भी हम आगे समझने वाले हैं। अभी हम बस बात करते हैं 3 सिंड्रोम के बारे में। पहला हम लोग समझते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जैसे कि आपको मैंने बता दिया, ये अनइप्लॉइडी होता है, जीनोमैटिक होता है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन इसमें होता है। एक्चुअली होता क्या है डाउन सिंड्रोम में, 21st क्रोमोजोम में ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि 2 क्रोमोजोम होना चाहिए, यानी कि एक पेयर होना चाहिए, वहां पे 3 हो जाता है। जिससे बेसिकली होता क्या है कि ये जो बैक, जो हेड का जो बैक होता है वो फ्लैट हो जाता है, फेस काफी ब्रॉड एंड फ्लैट हो जाता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, यानी कि बचपन से ही उसमें हार्ट की डिजीज होती है। जो पाम होता है वो सिंगल क्रीज उसमें होता है। और देखो जो टंग होता है बेसिकली वो लॉन्ग हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है। और ये जो फिंगर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे लुप्स मिलते हैं। अगर आप देखें इसमें 1866 में लैंगडन डाउन इसका आविष्कार किया था, उसके बारे में बेसिकली खोजा था, तो उन्हीं के नाम पे इसको डाउन सिंड्रोम कह दिया गया। अब हम दूसरे सिंड्रोम की बात करते हैं जिसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये भी यूप्लॉइडी है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोजोम फीमेल में होता है और मेल में XY क्रोमोजोम होता है, तो इसमें एक और X ऐड हो जाता है सेक्स क्रोमोजोम में, यानी कि XXY हो जाता है। इसमें भी क्रोमोजोम की संख्या जो होती है वो 46 से 47 हो जाती है। अब चूंकि एक X बढ़ गया है, इस वजह से इसमें फीमेल के कैरेक्टर्स आने लगते हैं। तीसरा बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है, लेकिन यहाँ पे जब ये टर्नर सिंड्रोम होगा तो बेसिकली इसमें X 0 हो जाता है, यानी कि टोटल क्रोमोजोम में से एक क्रोमोजोम की संख्या कम हो जाती है। यानी कि जिसको टर्नर सिंड्रोम हुआ है बेसिकली ये फीमेल में कॉमन होता है, और ये पहले वाला जो मैंने बताया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो मेल में कॉमन होता है। टर्नर सिंड्रोम में चूंकि फीमेल में X 0 हो गया, एक क्रोमोजोम की संख्या कम हो गई है, तो इसमें फीमेल का जो काम होना चाहिए वो और थोड़ा सा अंडर डेवलप हो जाता है। इसमें इनफर्टिलिटी यानी कि छोटा हाइट रह जाना, जो फीमेल का जो मेन कैरेक्टर है वो खत्म हो जाता है। ओवरी में जो ओवम होते हैं वो सब रिलीज नहीं हो पाते हैं, रिलीज छोड़िए प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। इसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेंडल लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। बेसिकली मैं इसको चार्ट से आपको बताऊंगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाए, ताकि आपको किताबी भाषा टफ लगता होगा तो आपको आज के इस वीडियो में पूरी तरह से वो क्लियर हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए। तो बात समझिए इस चीज़ में। बेसिकली होता क्या है कि अब जैसे कि आपको पता है कि एक क्रोमोजोम जो होते हैं एक ऑटोजोमल होता है और एक सेक्स लिंक्ड होता है। अब ऑटोजोमल में भी जो होता है बेसिकली एक डोमिनेंट होगा और यहाँ पे रिसेसिव हो जाएगा, यानी कि ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा और दूसरा ऑटोजोमल रिसेसिव होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्स लिंक्ड में तो X और Y होते हैं क्रोमोजोम, तो X में देख लेंगे हम लोग डोमिनेंट और फिर X में भी रिसेसिव देख लेंगे, और Y तो मेल में ही होता है तो इसमें डोमिनेंट रिसेसिव देखने की बात ही नहीं है। तो बेसिकली हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसमें जो बीमारी आता है वो होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अब डोमिनेंट का केस कब आता है, जब ये कैपिटल ए होगा तो डोमिनेंट होगा, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा तब ये डोमिनेंट कहलाएगा, क्योंकि मेंडल ने कहा था ये जब पेयर में होते हैं तो एक दूसरे पे दादागिरी करते हैं, एक दूसरे पे डोमिनेट करते हैं, ये पहले मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि ये जो 2 जीन है, ये जीन के जो अलील हैं, अगर इस टाइप का कंडीशन आएगा, चूंकि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट वाला केस बनता है, इसमें जो केस बनेगा वो जो इंसान होगा वो डिजीज्ड होगा। और अगर रिसेसिव आएगा यानी कि स्मॉल ए तो वो जो आदमी होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे नॉर्मल कहलाएगा, क्योंकि इसका नाम है ऑटोजोमल डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट आने के बाद इसमें डिजीज कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया इसका जो एग्जांपल है वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है। इसका पेडिग्री एनालिसिस भी किया जाता है, और जो एनसीईआरटी में जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव के बारे में। अब रिसेसिव वाली केस में यही होगा कि अगर रिसेसिव वाला केस आएगा तो उस केस में जो अलील होंगे, अगर अलील रिसेसिव आएगा तो आप मान लीजिए कि वो डिजीज्ड होगा। अब डिजीज कैसे होगा, जैसे कि स्मॉल ए आएगा कि ये रिसेसिव है तो इसमें वो डिजीज्ड हो जाएगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए आने पे नॉर्मल होगा, कैपिटल ए कैपिटल आने पे नॉर्मल होगा, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। ये दोनों जो ट्रेट होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट। इस केस में अगर आप देखोगे तो इसमें करियर जैसा शब्द आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए देखने को मिलेगा, जो कैपिटल ए स्मॉल ए है वो तो खुद नॉर्मल है, लेकिन जब इसका गैमेट बनेगा तो गैमेट में स्मॉल ए अगले जनरेशन में जाएगा, और यहाँ पे मैंने बताया
में स्मॉल ए जो होता है वो डिजीज होता है, तो ये करियर हो जाता है, यानी कि अगले जनरेशन में ये जो इसका नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको बीमारी हो सकती है। अब इसमें जो बेसिकली जो बीमारी होती है, यानी कि जो ऑटोजोमल रिसेसिव वाली जो बीमारी होती है, उसका एग्जांपल होता है जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में देखना है। थैलेसेमिया, इसके बारे में भी डिटेल में समझना है। उसके बाद देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, और एल्बिनिज्म जो होता है वो सब के सब क्या होते हैं, एक ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। अब हम बारी बारी से इस बीमारी के बारे में भी समझेंगे, लेकिन आप एक और चीज समझ लीजिए यहाँ पे, अगर हम एक्स लिंक्ड की अगर बात करें तो एक्स लिंक्ड में अगर हम बात करें, पहले हम डोमिनेंट की बात करते हैं, और डोमिनेंट में पहले मेल वाला देखते हैं। अब मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, अब एक्स वाई आया तो वो नॉर्मल होगा, और एक्स अगर म्यूटेशन वाला जीन आ गया और वाई नॉर्मल रहा तो यहाँ पे वो डिजीज कहलाएगा। और वहीं पे अगर आप देखोगे फीमेल वाले केस में देखिए तो यहाँ पे एक्स एक्स होगा, यानी कि एक्स दोनों एक्स क्रोमोसोम जो होंगे अगर म्यूटेटेड होंगे तो वो डिजीज हो जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। अगर डोमिनेंट होगा तो डिजीज कहलाएगा। और अगर एक ही क्रोमोसोम अगर म्यूटेटेड हो गया, चूंकि ये डोमिनेंट वाला है तो इस केस में भी वो डिजीज होगा। अब नॉर्मल तभी होगा कि दोनों रिसेसिव होंगे, यानी कि स्मॉल एक्स होंगे, तब ये नॉर्मल कहलाएंगे। अब अगर आप बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले में, तो यहाँ पे अगर रिसेसिव वाला कंडीशन आ जाएगा तब हो जाएगा वो डिजीज। इसमें जो बीमारी बेसिकली होती है उसको दो, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, हम लोग को समझना है इसके बारे में। अब इस केस में देखिए कैसे आएगा, जैसे मेल में अगर एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल, अगर एक्स म्यूटेटेड वाला जीन आ गया तो वो डिजीज कहलाएगा। और वहीं पे चूंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम अगर म्यूटेटेड हो गया फीमेल वाले केस में, तो यहां पे वो जो होगा वो डिजीज कहलाएगा। और अगर एक भी अगर म्यूटेटेड जीन है और एक नॉर्मल ही जीन है एक्स क्रोमोसोम दोनों का, इसमें तो खुद नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट यानी कि ये रिसेसिव वाला डिसाइड कर रहा है, यानी कि जब रिसेसिव वाला केस आएगा तब वो नहीं होगा डिजीज। लेकिन यहाँ पे तो ये डोमिनेंट है, ये एक ही एक्स जो क्रोमोसोम है वो म्यूटेटेड है, तो इस केस में तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगले जनरेशन में फैला सकता है, यानी कि इसमें करियर जैसा शब्द मिलेगा। और इसमें नॉर्मल देखे तो जो एक्स आएगा तो ये डोमिनेंट हो गया, तो डोमिनेंट में तो फिर ये नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि ये एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव आने के बाद ही इसमें बीमारियां होंगी, डिजीज होगा वो। बेसिकली मैंने बताई थी आपको कौन कौन सी बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। और वाई लिंक में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ मेल में ही पॉसिबल है। इसमें एक बीमारी होती है जिसको हाइपरट्राइकोसिस एक डिजीज होता है, जो कान का जो पिन्ना होता है वहां पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं, तो ये मेल में ही सब देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव, यानी कि जब रिसेसिव वाला केस आएगा तब वो डिजीज होगा, और इसमें करियर जैसा शब्द आपको देखने को मिलेगा। इनमें जितने बीमारी का नाम मैंने बताया उसको हम बारी बारी से समझते हैं, जो इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। फिनाइलकीटोन्यूरिया में बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम का बेसिकली काम ये होता है कि ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ये जीन डिफेक्ट हो गया है तो ये जो एंजाइम होता है ये बेसिकली अच्छे से काम नहीं करता है, तो ये जो फिनाइल एलानिन है ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और कन्वर्ट नहीं करने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल एलानिन पाइरूवेट में। अब बेसिकली ये जब एक्यूमुलेट होगा ब्रेन में तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, या फिर हो सकता है कि डीपिगमेंटेशन हो जाएगा हेयर का, या फिर डीपिगमेंटेशन हो जाएगा स्किन का, और यूरिन में भी ये सब पास होने लगता है। तो ये बेसिकली होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, यानी कि रिसेसिव वाला कंडीशन आएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसमें ये बीमारी होगी। अब सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली होता क्या है कि देखिए, अब जो हीमोग्लोबिन इसमें बेसिकली प्रॉब्लम हो, इसमें बेसिकली क्या होता है कि दो अल्फा चेन होते हैं और दो बीटा चेन होते हैं, और दोनों चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जैसे कि आपको पता है हीमोग्लोबिन के बारे में आप जाने होंगे। और ये क्वाटरनरी प्रोटीन भी होता है, क्योंकि इसमें 4 चेन लगे हुए होते हैं। बेसिकली बीटा चेन का जो 6th पोजीशन है वहां होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, लेकिन वहां हो जाता है वैलिन अमीनो एसिड। अब ये कैसे होता है? ये तभी पॉसिबल है जब डीएनए में कोई चेंजिंग आई हो। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है वो बेसिकली जो डीएनए होता है वो GAG होता है, और उसका जो टेम्परेट होता है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि CTC होगा यहाँ पे। अब होता है क्या, जब mRNA यानी कि ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस होता है तो इसमें ये जो कोडिंग स्टैंड होता है यानी कि GAG इसका कॉपी बन जाता है, और CTC जो उसका टेम्पलेट वाला है उसका बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे जो CTC का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो बिल्कुल कॉपी हो जाएगा GAG का। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि GAG बन जाता है mRNA। अब तो ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बनता है। बट अगर कोई बीमारी हो जाए तो होता क्या कि सिकल सेल एनीमिया वाले में ये GAG होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो जाता है GTG। अब जब GTG हो जाएगा, जब कोडिंग स्टैंड गड़बड़ हो जाएगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि CAC बन जाएगा, और GTG का यहाँ पे सेम टू सेम कोडिंग स्टैंड का बिल्कुल कॉपी बनता है यानी कि GUG हो जाएगा। चूंकि mRNA में थाइमिन नहीं यूरेसिल होता है तो इसलिए यहाँ पे U आपको दिखाई दे रहा होगा GUG। अब इस केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो गया। अब 6ठे पोजीशन पे आना चाहिए ग्लूटामिक एसिड,
जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल कंडीशन में, बट हो जाता है यहाँ पे वैलिन अमीनो एसिड। बस यही प्रॉब्लम हो जाता है। और इस केस में बेसिकली होता क्या है, बाइकनकेव बनना चाहिए था आरबीसी का स्ट्रक्चर, अब वो बन जाता है हंसिया सेव का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का। अब इस टाइप से होने की वजह से एनीमिया हो जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। जैसे मैंने बताया ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। अब एक और ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में बात करते हैं, थैलेसीमिया के बारे में। अब थैलेसीमिया में भी ये दो अल्फा चेन होते हैं, बीटा चेन होते हैं। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया को ना क्वालिटेटिव डिसऑर्डर बोला जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी में चेंज हो गया। अब ये जो थैलेसीमिया होता है इसको क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। नीट में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। बेसिकली होता है कि इसकी क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो जाता है। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर से रिलेटेड है। इसमें अल्फा चेन होते हैं, एक माइनर और जो मेजर होते हैं, बीटा चेन भी माइनर मेजर होते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा कि अल्फा चेन बीटा चेन बनता है, उसके किसी पोजीशन में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इस केस में थैलेसीमिया वाले केस में या तो अल्फा चेन बनेगा या फिर बीटा चेन बनेगा। अल्फा चेन का भी हो सकता है कि दोनों चेन बन जाए, या फिर हो सकता है कि बीटा का एक चेन बने, या फिर बीटा का दोनों बन जाए, अल्फा का एक बने। यानी कि क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्वांटिटी में फर्क पड़ता है, इसकी चेन में क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला जो बीमारी होती है, डिजीज होता है। एक इसमें कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लेंगे हम लोग, और दूसरा हम लोग पढ़ लेंगे इसमें हीमोफीलिया। पहले हीमोफीलिया की अगर बात करें, जो हीमोफीलिया जो होता है बेसिकली होता है क्या है कि जब भी हमको कहीं कट लगता है, स्किन पे कहीं कट लगेगा, तो ब्लड लॉस ना हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, तो वहां ब्लड को क्लॉट कर जाता है। ब्लड क्लॉट इसलिए होता है क्योंकि सर्टेन फैक्टर्स निकलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस होता है, जिससे वो प्रक्रिया बंद हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब जो हीमोफीलिया जिसको हो जाती है उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कहीं कट लग गया तो ब्लड एक्सेसिव लॉस होगा, वो रुकेगा ही नहीं, वो क्लॉट बनेगा ही नहीं। सबसे पहले ये जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, उनको सबसे पहले ये चीज हुआ था, तो उन्होंने शाही खानदान में इसको पूरी तरह से फैलाया भी था। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरा एक्स रिसेसिव वाले डिजीज में, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऐसे पेशेंट को ना रेड और ग्रीन में फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ये जो होता है इट अकर्स 8% मेल एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल्स, बिकॉज ये एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर है। अभी इसमें करियर जैसा शब्द भी देखने को मिला था आपको, ये अगले जनरेशन में जाता भी है। एक और लास्ट टॉपिक यहाँ पे बच जाता है, जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लेंगे मेल के लिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, फीमेल के लिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर ये मेल फीमेल और जो सेक्स अनस्पेसिफाइड हैं, अगर वो डिजीज होंगे तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, मैटिंग होगी तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और बाकी के ये सब स्ट्रक्चर हैं। आई होप कि ये सब चीज आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो आप रिवीजन की तरह इसको लेंगे। पूरा जाकर के आपका कंप्लीट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख पा रहे होंगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आपको नोटिफिकेशन मिले, और जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊं फुल वन शॉट में तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। ये आपको ज्यादा हेल्प तब करेगा जब आपका एग्जाम जो होगा वो काफी नजदीक हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।